नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला। मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं सेंसरी ऑर्गन का ह्यूमन आई। आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेटेज होता है आई का नीट के पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन का, और डायग्रामेटिकली भी सवाल पूछा जाता है। और जो है कभी कभी इसके इंटरनल और रेटिनल पार्ट से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो आज हम लोग जब इसको जो है डाइसेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई चीज़ें माइक्रोस्कोपिक हैं तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक, अब जैसे कि क्रेनियल नर्व्स जो कि देख नहीं सकते हैं हम लोग, और दूसरी भी जैसे कि हम लोग फोविया सेंट्रलिस की बात करें तो उसको भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो पर जो भी है मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा कि ऐसे हम लोग जो है इसको इस फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और इसको बिल्कुल जो है प्रैक्टिकली अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। और आज मेरी वीडियो देखने के बाद आपका ह्यूमन आई पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ह्यूमन आई मैमल आई के थ्रू समझाऊंगा, और इसमें जो है जितने भी इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, बाईपोलर्स हैं, इस सब का कॉन्सेप्ट कैसे है, पाथ ऑफ लाइट कैसे है, डिपोलराइजेशन कैसे है, पूरा ए से लेके जेड तक शुरू करेंगे। आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और आपको मेरे साथ मेरे लैब में चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आप चीज़ें सुने समझें उसको आप नोट करें। मेरे बगल में एक नोट्स रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स में मेरे साथ साथ बना सकते हैं। और आज का टॉपिक सबसे पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं। ये स्केल मेरी 15 सेंटीमीटर की स्केल है और डायमेंशन इसका 24 मिलीमीटर होता है, माने समथिंग 2 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे डायमीटर इसका पूरा 24 मिलीमीटर के आसपास ही है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं। जैसे कि ह्यूमन आई एक स्फेरिकल है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि सर्कुलर स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। और ये सेंसरी ऑर्गन में होती है। ये विजुअल सिस्टम है जो रिएक्ट करती है विजिबल लाइट को, अलाउ करती है आई साइट, ठीक। अदर फंक्शन इसके हो सकते हैं सर्केडियम रिदम। अच्छा, सर्केडियन रिदम क्या होता है? सर्केडियम रिदम हम लोग जो है बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है, उसको हम लोग सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब नींद हम लोगों को आती है या हम लोग को भूख लगती है या हम लोग कोई काम जो रेगुलरली करते हैं, 24 आवर्स का इसका टाइम पीरियड होता है, और ये जो है इसी को हम लोग सर्केडियन रिदम कहते हैं। आई इस फंक्शन ऑफ सर्केडियन रिदम में आती है। तो ये सवाल बन सकता है नीट में। मैं ये वीडियो टाइमलाइन 2026 के नीट एस्पायरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो 2026 में अपेयर होना चाहते हैं नीट के लिए तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। कहाँ नीट का सवाल बनेगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी पूरी कवर करते चलेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। मसल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इसमें दो तरीके के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वॉल्यूंट्री मसल्स एंड इनवॉल्यूंट्री मसल्स। वॉल्यूंट्री मसल्स वो होते हैं जो हम लोग के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूंट्री मसल्स के भी सब पार्ट्स होते हैं जिसमें 4 रेक्टस, 2 ओब्लिक और एक लिवेटर पल्पेबरी सुपरियोरिस होती है। 4 रेक्टस मसल्स में मीडियल रेक्टस जो कि मुंह आँख के सॉकेट के अंदर जब आँख लगी होती है ना तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई को हेल्प करती है। लेटरल रेक्टस जो होता है मूव्स आई आउटवर्ड। हम लोग कभी कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं तो हम लोग की आंखें बाहर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली बाहर आ जाती हैं, तो वो ये लेटरल रेक्टस का काम होता है। सुपीरियर रेक्टस की बात करें, लुकिंग अपवर्ड मूवमेंट, जब हम लोग ऊपर देखते हैं और हम लोग का ये पूरा जो है बॉल ऊपर देखता है तो ये सुपीरियर रेक्टस हो गया। लुकिंग डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे देखने के लिए जो मसल्स काम आती हैं वो होती है इन्फीरियर रेक्टस। तो ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली मसल है मैं बताना चाहूँगा वो है लेटरल रेक्टस। क्यों? क्योंकि लेटरल रेक्टस को एक इंडिपेंडेंट क्रेनियल नर्व प्रमोट कर रही होती है, उसको जो है कंट्रोल कर रही होती है। बात करते हैं ओब्लिक मसल्स की। ये दो होती हैं। ओब्लिक मसल्स का काम क्या होता है? ये इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को ओब्लिक डायरेक्शन में प्रमोट करती है। जैसे कि सुपीरियर ओब्लिक इनवर्ड रोटेशन ऑफ आई एंड द इन्फीरियर ओब्लिक इट रोटेट्स आई आउटवर्ड। इसमें सुपीरियर ओब्लिक पे सवाल बन सकता है नीट पे, तो इस पे ज़रूर देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि ये दोनों अभी तक नीट में नहीं पूछे गए हैं, पूछे जाने के चांस हैं, और इसलिए पूछे जाने के चांस और भी हैं क्योंकि ये जो सुपीरियर ओब्लिक है और लेटरल रेक्टस मसल है ना, ये इंडिपेंडेंटली इनके लिए क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स बहुत हमारे पास हैं, वो जो है इंडिपेंडेंटली इसको कंट्रोल कर रही हैं, मूवमेंट्स को इसके देख रही हैं, लेटरल रेक्टस के और सुपीरियर ओब्लिक है। तो ये दोनों नीट में 2026 में पूछा जा सकता है, तो इस पे आप इसको नज़रअंदाज ना करें। तीसरी जो है मैंने बात की लिवेटर पल्पेबरी सुपरियोरिस की, जो हम लोग आंखें बंद करते हैं पलकों से और आंखें खोलते हैं तो आईलिड की जो मूवमेंट है उसको लिवेटर पल्पेबरी सुपरियोरिस कंट्रोल करती है। ये मसल्स एनसीईआरटी में नहीं दी गई है अभी तक, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और अब न्यू एडिशन में इसके बारे में जानकारी दी गई है लेवेटर पल्पेबरी सुपरियोरिस के बारे में, जो कि अपर आईलिड मसल्स को एलिवेट करने का काम करती है। तो ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर भी आप बिल्कुल जो है नज़रअंदाज ना करें, ये सवाल बन सकता है। और आपको पता है नीट का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी फ्लो में मैं पढ़ाता जाऊंगा और आपको नोट्स अवेलेबल कराता जाऊंगा। आप नोट्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं आइज़ में, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक नर्व्स जो कि होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पूरी क्रेनियल नर्व, ये पूरा जो आप एक ना क्या कह सकते हैं इसको, नर्व फाइबर देख पा रहे हैं, तो ये कनेक्ट होता है ब्रेन से। हालांकि कोई भी क्रेनियल नर्व जो है नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, तो वो माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, बहुत बहुत माइन्यूट से, बहुत ही जो है माइन्यूट स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जो ऑप्टिक नर्व का अगर हम लोग काम देखें क्रेनियल नर्व 2 का, तो ये इन्फॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करती है रेटिना से ब्रेन तक, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग देख सकते हैं, इसी की वजह से जो इमेज बनती है वो दिमाग हमारा अलाउ करता है कि आईसाइट को देख पाएँ, हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। क्रेनियल नर्व 2 की अगर बात करते हैं तो वो लोको ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 3 है ऑक्यूलोमोटर, ये कंट्रोल करती है सेवरल आई मसल्स। जो ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व है ना, ये बहुत सारी मसल्स को कंट्रोल करती है, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। रेक्टस मसल 4 में ये आपका मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस को कंट्रोल करती है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है कि ये लेंस के शेप को, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स है, ये सवाल बन सकता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लेंस के शेप को जो है मेंटेन करती है, लेंस के शेप को चेंज कर सकती है। लेंस के शेप को मैंने कहा, मैंने आइरिस के और प्यूपिल के सिलरी मसल्स के आकार को छेड़ने की बात नहीं की है, मैंने चेंज कर सकती है ये लेंस के शेप को। ये सवाल सब लोग पढ़ के जाएंगे, सिलियरी मसल से ये है वो है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि लेंस के शेप को कौन जो है चेंज कर सकता है, तो वो ऑक्यूलोमोटर मसल्स हैं आपके क्रेनियल नर्व नंबर 3। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में, क्रेनियल नर्व नंबर 4 दैट इज़ अ ट्रॉक्लियर नर्व, ये कंट्रोल करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को, आई मूवमेंट डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। मैंने बताया था जैसे कि ये वाला पार्ट आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आप सुपीरियर ओब्लिक को सुपीरियर ओब्लिक मसल को कंट्रोल करने के लिए अपने पास ये ट्रॉक्लियर नर्व क्रेनियल नंबर 4 हो गई। अब एब्ड्यूसन नर्व की बात करते हैं, नर्व नंबर क्रेनियल नर्व नंबर 6, दिस नर्व जो है कंट्रोल करती है लेटरल रेक्टस मूवमेंट। लेटरल रेक्टस मूवमेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई होता है, मैं बताया ना, जैसे कि कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा आँखों को बाहर करते हैं, तो जो है उसमें ये मूवमेंट होता है। और अब हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की, कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आई में। तो बच्चों सबसे पहले जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड का ये हमारे जो आईब्रोज होते हैं ना, यहाँ पे जो आईब्रोज होते हैं ना, मैं आपको एक इमेजिनरी बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आईब्रोज होते हैं ना, आईब्रोज के ठीक नीचे हमारे लैक्रीमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये टेयर्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है, और आँखों को मॉइस्चर देने का काम करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं माइबोमियन ग्लैंड्स, ये ऑयल फॉर टेयर्स फिल्म, ये एक टेयर फिल्म्स होती है, यहाँ पे ना ये पूरे पे एक लेयर तेल जैसी एक लेयर होती है, उसको बनाने के लिए हमारा ये माइबोमियन ग्लैंड होता है, जो माइबोमियन सब्सटेंस को रिलीज़ करता है और
ऑयली फॉर्म ऑफ एक सब्सटेंस को रिलीज़ करके टेयर फिल्म को प्रोटेक्ट करता है। अब फिर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लैक्रीमल ग्लैंड का जिक्र और माइबोबियन का जिक्र आपको जो है एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पर जायस, मोलस और गॉबलेट का नहीं मिलेगा। तो आप चाहें एक्सटर्नल नॉलेज के लिए, एडिशनल नॉलेज के लिए इसको ले सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको नहीं भी पढ़ सकते, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। दो मसल्स मैंने बात करी थी, एक वॉल्यूंट्री, ये वो मसल्स की बात हो गई जो हमारे कंट्रोल में हैं, और अब हम लोग उन मसल्स की बात करेंगे बच्चों जो इनवॉल्यूंट्री मसल्स है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉल्यूंट्री मसल्स में आप देख पा रहे होंगे कि दो पार्ट्स में बट चुका है। ये पहला है सिलियरी बॉडी और दूसरा है आइरिडियल मसल्स। अच्छा, सिलियरी बॉडी जो होता है वो लेंस को लिगामेंट के थ्रू यहाँ पे पकड़ के रखता है। जो लेंस है ना, वो लेंस को आपका जो है आइरिस और लेंस जो है उसको सिलियरी बॉडी ऐसे लिगामेंट्स के थ्रू पकड़ के रखता है। और जो आइरिडियल मसल्स होती हैं ये डायफ्राम का काम करती हैं। इनका काम क्या है आइरिडियल मसल्स का? दो तरीके की मसल्स होती हैं, आप इस पेपर पे थोड़ा सा देखें। ये अगर आपकी आई है तो ये रेडियल मसल है, ये रेडियल मसल है, और ये सर्कुलर मसल है। तो जब जब भी ये बहुत यहाँ पे आपको सीधी बात याद रखनी है और सिलियरी बॉडी में उल्टी बात याद रखनी है। जब हमारी सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तब लेंस की थिकनेस बढ़ेगी। कभी भी कोई चीज़ में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थिकनेस कम होनी चाहिए, पर यहाँ पे लेंस की थिकनेस बढ़ेगी। तो ये आपको मैंने हिंदी में लिखा है कि आप याद कर पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो लिगामेंट पर टेंशन क्रिएट होगा और लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी। तो ये उल्टा काम करती है, सिलियरी मसल्स का काम उल्टा है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेंस की थिकनेस बढ़ेगी, जब रिलैक्स करेंगी सिलियरी मसल्स तो लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी। इरिडियल मसल्स की बात करते हैं, ये अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। पहली है सर्कुलर, दूसरी है रेडियल। सर्कुलर की बात करते हैं, जब सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्यूपिल का डायमीटर कम होगा। सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो है ये पार्ट मेरा सर्कुलर मसल्स है और ये वाला पार्ट मेरा रेडियल मसल है। तो जब मेरे सर्कुलर मसल्स में जो ये है, ये सर्कुलर है, ये रेडियल है, और ये बीच में प्यूपिल है ऐसे करके। तो जब सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपल का डायमीटर कम हो जाएगा। प्यूपल तो यहाँ पे ना, डायमीटर कम हो गया। पर जब रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपल का डायमीटर बढ़ेगा, क्योंकि सिलियरी मसल्स उस समय जो सर्कुलर मसल होंगी ये फ्री रहेंगी और कॉन्ट्रैक्शन तो हमारा रेडियल में, तो ये ऐसे ही रहेगा। बस ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, यहाँ पे एकदम नॉर्मल, कोई खींचतान नहीं रहेगी, और ये जो डायमीटर होगा प्यूपल का वो बढ़ेगा। ठीक है, जब रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, बहुत नोटेबल पॉइंट्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ अब जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक्स में अवेलेबल है पर डिटेल स्टडी नहीं की गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर मैं इस आई को पंचर कर दूँ, मैं पंक्चर इसका डीएस थोड़ा सा बाद में करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको जो है समझ में आएगा मैंने क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर अब मैं ये जो आई है ना, इसका आपको पीछे से दिखाऊं तो देखिए ना, कलेक्शन ऑफ छोटा सा फैट है और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट से कनेक्ट था, जो कि काफ़ी जो है नाजुक और पार्ट है, तो मतलब वो टूट गया है, वो अलग हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी के पास एक होता है येलो स्पॉट जिसको कहते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया। अगर आप आँख को देख पा रहे होंगे, मैंने डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को ही जो है मैक्यूलर ल्यूटिया कहते हैं। और ये मैक्यूलर ल्यूटिया का जो सेंटर पार्ट होता है उसको जो है अपन फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। फोविया सेंट्रालिस में कोन्स भर भर के होते हैं, रॉड्स एब्सेंट होते हैं, और येलो स्पॉट जो होता है, पहले ये येलो स्पॉट होता है जिसको मैक्यूलर ल्यूटिया कहते हैं। मैक्यूलर ल्यूटिया के अंदर फोविया सेंट्रालिस होता है। फोविया सेंट्रालिस में कोन्स अरेंज होते हैं ओब्लिक फॉर्म में। पर अगर येलो स्पॉट की बात करें तो येलो स्पॉट में दोनों प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स बोथ आर प्रेजेंट। ठीक, फोविया सेंट्रालिस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मैक्यूला। मैं हिंदी में भी थोड़ा बताऊंगा क्योंकि मेरी वीडियो बहुत से हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स भी देखते हैं। फोविया सेंट्रालिस प्रेजेंट होता है सेंटर में ऑफ दिस मैक्यूला, वेयर ओनली कोन्स प्रेजेंट्स, रॉड्स आर एब्सेंट। ये सब नोटेबल पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए।
और इसके ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। जो रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे पहले स्कैलेरा होती है, आप देख पा रहे होंगे मेरे डायग्राम में, स्कैलेरा है, फिर कोरॉइड है, फिर रेटिना है। रेटिना का जो थिनेस्ट पार्ट होता है बच्चों, उसी को फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। ये सवाल बन सकता है नीट में, बहुत ज़रूरी सवाल है कि थिनेस्ट पार्ट अगर पूछ लिया जाए रेटिना का तो वो क्या होगा, वो फोविया सेंट्रालिस होगा, ठीक है। और रॉड्स डिम लाइट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे लाइट में। मतलब जब हम लोग दिन में कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो जो हम लोग एकदम हाई कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें एकदम बढ़िया से, एकदम ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये कलर, वो कलर, एकदम हरे हरे पेड़ पहाड़, गाड़ियों का कलर, जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, उसका रिस्पॉन्सिबल है अपना कोन्स। और कोन्स कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में फोविया सेंट्रालिस के, मतलब येलो स्पॉट के, वही अपना मैक्यूलर ल्यूटिया के सेंटर पार्ट में क्या है, फोविया सेंट्रालिस में, ठीक है। तो फोविया सेंट्रालिस एंड कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट, डे लाइट। और जो हम लोग जब शाम हो जाती है तो हम लोग घरों में अपने लाइट जलाते हैं, तो हम लोग तब भी चीज़ों का प्रॉपर कलर देख पाते हैं, उनका सब चीज़ देख पाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कोन्स है। कभी भी रॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट। जब भी हम लोग डिम लाइट में जाते हैं तब हम लोग जो है देखते हैं कि हमारी रॉड्स जो हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं, और रॉड्स हमेशा ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाते हैं बच्चों, और कॉन्स जो होते हैं हमेशा कलर इमेज बनाते हैं। तो ये अभी मैं आगे इन दोनों में आपको जो है डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा कि क्या है, अभी मैं सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ ना रॉड प्रेजेंट होती है ना कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऐसा स्पॉट होता है, मैं पीछे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप नर्व देख रहे हैं ना, ये ब्लाइंड स्पॉट से कनेक्ट होती है। इस नर्व के अंदर से ही जो है ब्लड वेसल्स जो होती हैं, और ये रास्ता होता है, मतलब कहने का एक पाथ होता है, ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं यहाँ से बाहर जाती हैं, और ब्लड वेसल्स जो होती हैं ब्लड वाली वो अंदर आती हैं। तो मतलब ब्लाइंड स्पॉट वो पाथ है। ये देखिए यहाँ पे आप ये पाथ अगर देख पा रहे होंगे, ये जो है इसी में ऐसे यहाँ पे अटैच थी, ठीक है, ये ऐसे जुड़ी हुई थी। तो ये वो ब्लाइंड स्पॉट हो गया ना, जहाँ पे रॉड्स नहीं है, कोन्स नहीं है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स जहाँ से एंटर कर रही हैं आँखों के अंदर, और ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से बाहर जा रही हैं, बाहर जाके वो कहाँ मिल रही हैं, वो ब्रेन में मिल रही हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन पढ़े, तो भाई उनको ऑप्टिक नर्व्स ही तो हैं वो, तो ऑप्टिक नर्व्स को बाहर भी तो जाना पड़ेगा, तभी तो वो दिमाग तक सिग्नल पहुँचाएंगे कि भाई मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, रॉड को एक्टिवेट करना है, कोन्स को एक्टिवेट करना है, क्या नहीं करना है ना। तो इसलिए ये वो स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट को भी वैसे आप ज़्यादा मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने नोट्स अवेलेबल कराए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि इसको वैसे पैसेज कहते हैं, पैसेज होता है, ये पाथ होता है एक तरीके का, ठीक है, अपना ब्लड वेसल्स के लिए अंदर आने का और ऑप्टिकल नर्व्स के लिए बाहर जाने का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा आपको कुछ दिखा पाऊँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत छोटा मतलब ऑर्गन है और जो है इसमें हर चीज़ दिखा पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। पर अब हम लोग यहाँ से चीज़ें शुरू करते हैं। अब आप जो ये एक झिल्ली जैसी देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो झिल्ली जैसी एक चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये मैं पहले स्केलेरा भी बता सकता था। तो देखिए, स्केलेरा वो पार्ट होता है जो मॉडिफाइड होकर कॉर्निया बन जाता है, उठा हुआ पार्ट होता है कॉर्निया। आप इस डायग्राम में देखने की कोशिश करिए, ये पार्ट जो है ना, ये वाले को अपन ना कॉर्निया लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया ही मॉडिफाइड, कॉर्निया इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्केलेरा, ठीक है। स्केलेरा ही कॉर्निया को बनाता है, मतलब कि अगर स्केलेरा नहीं है तो कॉर्निया नहीं है, अगर कॉर्निया है तो वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्केलेरा का, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर की मैं बात कर रहा था, ये जो हम लोग देख सकते हैं, ये कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सी वाइट कलर की चीज़ होती है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं आइरिस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वाइट से ट्रांसपेरेंट चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप इसको, ये बिल्कुल वाइट सेलोफिन पन्नी जैसी है, आप इसको समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर है कोरॉइड की। अच्छा, स्केलेरा जो होती है वो एवेस्कुलर होती है। ऐसा क्यों, वो एवेस्कुलर क्यों होती है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं पे भी आपको इस पूरे पार्ट में ब्लड वेसल्स, कहीं खून नहीं दिख रहा होगा, कहीं ब्लड वेसल, रनिंग ब्लड वेसल्स नहीं दिख रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एवेस्कुलर है,
और आपने हमेशा सुना होगा कि आप आंखों के डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने कॉर्निया रिप्लेस कर दिया, लेंस रिप्लेस कर दिया। कभी आपने ये नहीं सुना होगा उन्होंने कोराइड रिप्लेस कर दी। क्यों? क्योंकि कोराइड रिप्लेस नहीं हो सकती। ये बड़ा नोटेबल पॉइंट है। स्केलेरा जो है वो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फॉर्म होता है कॉर्निया स्केलेरा का। और आउटर लेयर जो है ये ए वेस्कुलर है। यहाँ पे कहीं पे खून वून नहीं है, यहाँ ब्लड वेसल्स रनिंग नहीं है ना, या ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसीलिए स्केलेरा इज़ अ ए वेस्कुलर। अब बात करें अगर कोरॉइड की, तो कोरॉइड वेस्कुलर लेयर है, इसमें पिगमेंट होते हैं। भाई इसमें पिगमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आइरिस इसका मेंबर होता है। आप जो भी हमारी आंखों का कलर है, मुझे लग रहा है जो मेरे हाथ में स्पेसिमेन है आई का, इसकी आंखों का कलर ब्लू है ना, स्काई ब्लू जैसा है इसकी आंखों का कलर। तो ये पिगमेंट शो कर रहा है, मतलब ये ब्लू कलर की आंखें हैं, तो इसका मतलब ये वैस्कुलर है। अगर अब मैं इसको थोड़ी देर में जब मैं इसको डाइसेक्ट करूँगा तो आप देख पाएंगे कि जो है इसमें आपका वेस्कुलर लेयर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स दौड़ते हैं। ये इसमें जो है आपका आइरिस इंक्लूड है। ये एंटीरियर 1/3 बनाता है और पोस्टीरियर 2/3 बनाता है कोरॉइड। कोरॉइड मिडिल लेयर होती है, ये याद रखने वाली बात है। अब हम लोग सबसे ज़रूरी बात करेंगे, और जो है नीट में रेटिना पे ही सवाल आता है, ये तो परंपरा है हमारे नीट के पेपर की। तो बच्चों अब हम लोग रेटिना को डिटेल स्टडी करेंगे। स्केलेरा और कोराइड के बारे में सिर्फ आपको इतनी जानकारी चाहिए थी कि स्केलेरा जो होती है एवास्कुलर होती है, और इसमें जो है लेंस, और आपका लेंस भी एवास्कुलर होता है, वो स्केलेरा का पार्ट नहीं होता, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एवास्कुलर मतलब जिसको रिप्लेस कर सके, जिसमें टिश्यू रिजेक्शन का कोई ऑप्शन ना हो। अब हम लोग बात करें रेटिना की, इसकी हम लोग को डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तो ध्यान से आप मेरे साथ नोट बनाते हुए चलें। और रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी इन नेचर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। और रेटिना का अभी मैंने बताया कि थिनेस्ट पॉइंट होता है फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। लेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए वैस्कुलर इन नेचर, लेंस को सिलियरी मसल से लिगामेंट जोड़ते हैं। अच्छा, लेंस को होल्ड करके कौन रखता है भाई? लेंस को सिलेरी मसल्स जो होते हैं ना, वो होल्ड करके रखते हैं। आइरिश हमारी ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, जो भी आंखें होती हैं, ये ब्लू कलर सा कुछ दिख रहा है तो ये जो है आपकी आइरिस हो गई, ठीक है। आइरिस के अंदर एक छोटा सा कैमरे जैसा लेंस होता है, मतलब वो लेंस नहीं होता, एक छोटा सा गोल सा डायमीटर होता है, उसको कहते हैं अपन प्यूपल। प्यूपल हमेशा सबका काला होता है। आँखों का रंग हरा, नीला, पीला, बैंगनी जो भी हो सकता है, पर प्यूपिल हमेशा काला होता है। और प्यूपिल हमेशा जो है आइरिस के अंदर होता है, ठीक है। आइरिस हमारा कलरफुल होता है और प्यूपिल हमारा हमेशा ब्लैक होता है। तो इसको आप मैं इसको एक मतलब किसी चीज़ से आप भूल जाएं तो ऐसे याद रखते हैं, आइरिस प्यूपिल। आयरलैंड में रहने वाले लोग आयरिश होते हैं, आइरिस प्यूपिल अंदर रहते हैं, मतलब पीपल्स अंदर रहते हैं। तो आइरिश जो कि हमारा लेंस के कलर को बना रही है, और प्यूपिल जो अंदर ब्लैक कलर का प्यूपिल होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है, ये जो आप वाइट पार्ट देख रहे हैं कंजक्टाइवा, इसमें एक जो एक्वस ह्यूमर एक्वस चेम्बर के अंदर होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आँख को, कि जो है जब हम लोगों को कभी चोट लग जाती है या कुछ चीज़ चली जाती है, फॉरेन पार्टिकल चले जाता है, तो मॉइस्चर बनाने के लिए हमारा एक्वस ह्यूमर होता है। और जो विट्रस ह्यूमर होता है, ये आई जो है स्फेरिकल है, ये गोल सी है। तो भाई इसका शेप शेप ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कोई बोन है इसलिए ये गोल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके अंदर एक फ्लूइड है, अभी मैं जब डाइसेक्ट करूँगा तो आपको मैं दिखाऊंगा वो फ्लूइड जो होता है ना, वो विट्रस ह्यूमर है, जो कि विट्रस चेम्बर में रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप। आप इसको नोट कर सकते हैं, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट इन विट्रस चेम्बर एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ आर आई, ठीक। सिलरी बॉडी के जो सिलरी प्रोसेस होते हैं, देखो जो सिलरी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो लेंस को होल्ड करके रखती हैं। अब जब वो होल्ड करके रखती हैं तो उस आँख को भी तो लेंस को और इसको नरिशमेंट चाहिए होगा, तो नरिशमेंट कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि ये तो एवैस्कुलर है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है लेंस को और कॉर्निया को। और ये एवेस्कुलर है क्योंकि नो ब्लड सप्लाई होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जो है आप आप जो है उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों रेटिना की डिटेल स्टडी। सवाल रेटिना से नीट में क्या आएगा मैं आपको एक क्लू भी दे दूंगा। मैं कैसे ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि क्यों आएगा, क्योंकि मैं बच्चों को जब प्रिपेयर करा रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, गंदे से गंदा सवाल किसी टॉपिक पे क्या बन सकता है, तो उस वो सवाल मैं आपको बता दूंगा। और जो मुझे लगता है कि रेटिना से ही इसलिए क्वेश्चन आएगा क्योंकि इस पर पाथ ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। रेटिना में जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिना हमारी इनर लेयर है। अब मुझे इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको पंक्चर करने जा रहा हूँ, और जब मैं इसको पंक्चर करूँगा ना तो इसमें से एक लिक्विड बाहर आएगा, और वो लिक्विड जो है वो ही आपका विट्रस ह्यूमर होगा। और मैं इसको लेंस के तरफ से पंक्चर करना चाहता हूँ। रेटिना के इनर मोस्ट लेयर होने के, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा काटूंगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा डीप कट लगाना चाहता हूँ। और ये मैमेलाई डोनेटेड है। देखिए एक सब्सटेंस अब बाहर आना शुरू हो गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे। इस नर्व को पहले मैं बाहर रखता हूँ। ये देखिए ये एक सब्सटेंस देख पा रहे हैं आप। मैं इसको थोड़ा और पंक्चर करूँगा तो इसका शेप बिगड़, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बाहर आ रहा है ना, असल में ये एक केमिकल में हम लोगों ने इसको रखा हुआ था। ये देखिए अब इसका शेप बिगड़ गया, आँखों का देखिए ना शेप बिगड़ गया। ये देखिए एक सब्सटेंस आप देख पा रहे होंगे बाहर आ रहा है। ये वैसे वाइट कलर का सब्सटेंस था, बट बिकॉज ऑफ इतना समय से ये रखे रहते हैं और जो है, तो ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे। मैं अच्छे से कर देता हूँ। यही सब्सटेंस होता है विट्रस ह्यूमर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी आँखों को स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करने के लिए। अगर मैं इसके कॉर्निया पे एक डाइस, देखिए खून नहीं निकला। क्यों खून नहीं निकल रहा है? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भाई स्केलेरा जो है, कॉर्निया लेंस जो है, कॉर्निया जो है वो एवेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे एक डाइसेक्ट किया तो देखिए कैसे ब्लैक कलर का सब्सटेंस विट्रस ह्यूमर बाहर आ गया। मैंने यहाँ पे आपके सामने देखिए, मैं यहाँ पे इतनी बार जो है कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ब्लड नहीं बाहर आ रहा है। जबकि किसी चीज़ सब्सटेंस को ब्लड अगर होता तो बाहर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एवेस्कुलर पार्ट पे मैं डाइसेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका शेप बिगड़ चुका है। अब ये एक पंक्चर्ड आई है, इसको पंक्चर्ड आई कहते हैं। क्यों? क्योंकि विट्रस ह्यूमर इसका आपके सामने है। अब ये इससे काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग को सीज़र उठानी पड़ेगी, और सीज़र से इसको थोड़ा अच्छे से काटना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो आपको इसके आइरिस का कलर दिख जाएगा। ये मैंने हटाई इसके कॉर्निया। ये देखें कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है बच्चों, कॉर्निया इज़ ए ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स पे रख दूंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, छोटा सब्सटेंस, छोटा ऑर्गन है, इसीलिए मैं इस पर रख के नहीं कर रहा हूँ, हाथों में ही रख के कर रहा हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा देखें ना, ये पूरा एक डाइसेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका लेंस प्रॉपरली दिखा सकूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत आँख रही होगी ये, वैसे भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब रेटिना की अगर बात करते हैं तो रेटिना को अगर हम लोग को देखना है ना, तो हम लोगों को देख नहीं सकते, मतलब ऐसा मत कहिए कि देखना है। मैं आँखों के अंदर आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। और यह देखिए ये निकला आपका एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। और अगर आप देख पा रहे होंगे, आप खुशकिस्मत हैं जो आप देख पा रहे हैं कि एक कितनी नेचर कितनी सुप्रीम पावर की है कि उसने इतने माइन्यूट ऑर्गन्स, इतने माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें बनाई हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। ये देखिए अंदर आपको एक रेडियम सा कलर सब्सटेंस दिख रही है। देखिए अगर आप इसको देख पाएँ, ये देखिए ना, ये इसके लेंस का कलर था जो मैं इस समय, ये अगर मैं इसको पूरा पलट दूँ, पलटने की कोशिश करता हूँ, पलट पाया तो मैं पलट दूँगा। इसको मैं 20 से 2 कर देता हूँ।
जिससे कि मैं अंदर आपको पूरा प्यार से दिखा पाऊँ कि लेंस, यह देखिए, इसको मैंने बिल्कुल पलट दिया है आँखों को। ये रेटिना वाली इनर है, इनर लेयर है। कलर देखिए, रेटिना वाला पार्ट है, यही अंदर आँखों के अंदर ये होता है। ये जो ट्रांसपेरेंट सा ये है आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली आप गेस नहीं कर सकते ये क्या है। ये लेंस है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं आँखों की रोशनी चली जाती, जो कि बिल्कुल कवर्ड है हमारे विट्रस ह्यूमर से। इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ना कितना प्यारा खूबसूरत सा ट्रांसपेरेंट सा चीज़ है ना। तो ये है आपके सामने, ये नर्व जो होती है ना, ये इसी से अंदर जाके कनेक्ट होती है। पूरा फंक्शनिंग, पूरी चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आँख को पूरा काट के ना उसको पलट दिया है। ये सब्सटेंस जो बाहर ये विट्रस ह्यूमर था आपके सामने मैंने काटा है। वीडियो स्किप करेंगे तो देख नहीं पाएंगे, वो थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, एक बार कटने के बाद चीज़ को हम लोग वापस आप रिवाइंड तो कर सकते हैं, पर मैं वापस उसको जो है ना नहीं कर सकता। अच्छा तो चलिए यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ अब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। रेटिना का जो इनर पार्ट होता है ना, इनर, मिडल और फोटो रिसेप्टर, ये 3 पार्टों को याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इनर पार्ट इज़ गैंग्लियन सेल। मैं इनर क्यों है वो मैं बताता हूँ, हालांकि लोग इसको काउंटर करते हैं। और मिडिल है बाइपोलर, और फोटो रिसेप्टर हमारा रॉड्स और कोन्स। फोटो रिसेप्टर वाले पार्ट्स में ही रॉड्स और कोन्स होते हैं, ठीक है। जो पाथ ऑफ लाइट पे सवाल मैं बता रहा था, पाथ ऑफ लाइट क्यों बनेगा सवाल, देखिए लाइट हमारे जो होती है वो आँखों में अंदर जाएगी, ठीक है। सबसे पहले उसका सामना होगा हमारी, सबसे पहले लाइट जो होगी वो हमारे कॉर्निया को छुएगी। कॉर्निया को छूने के बाद वो एक सीक्वेंस में चलेगी। कॉर्निया को छूने के बाद वो एक्वस ह्यूमर को छुएगी। एक्वस ह्यूमर को छूने के बाद वो प्यूपिल को छुएगी। प्यूपिल से पार होके वो लेंस में पहुंचेगी। लेंस से पार होके विट्रस ह्यूमर, क्योंकि लेंस के जस्ट पीछे विट्रस ह्यूमर होता है, फिर विट्रस ह्यूमर को वो क्रॉस करके रेटिना को पहुंचेगी। रेटिना में जो कि वो फोटो रिसेप्टर से जब लाइट लड़ेगी ना तो वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, वहाँ इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है। मैंने बताया कि रेटिना में 3 पार्ट्स हैं, एक गैंग्लियन सेल्स के हैं, एक बाइपोलर के हैं और एक फोटो रिसेप्टर्स हैं। जब लाइट कॉर्निया को छू के अंदर जाएगी, फिर एक्वस ह्यूमर को छुएगी, फिर प्यूपिल को छुएगी, ये सवाल नीट में बनेगा। इसके सीक्वेंस पे सवाल आ सकता है, तो ज़रूर देखें, ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में कोई भी आपको ऐसे नहीं बताने वाला है, इसका सीक्वेंस नहीं लिखने वाला है। लाइट सबसे पहले एंटर करती है कॉर्निया में, द ट्रांसपेरेंट पार्ट, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्लेरा, फिर एक्वस ह्यूमर में, फिर प्यूपिल में, फिर लेंस में। लेंस के पीछे, एग्जैक्ट पीछे होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के पीछे होता है अपना रेटिना, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है तीनों में। इसमें जब ये लाइट फोटो रिसेप्टर सेल से मिलती है तो इफेक्ट होता है। हिंदी में मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है कि आपके दिमाग में घर कर जाए। इम्पल्स जनरेट होता है, जब भी कोई चीज़ शांत बैठी और हमने उसको स्टिमुलेट किया तो डिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा तो पाथ ऑफ डिपोलराइजेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही लाइट फोटो रिसेप्टर को छुएगी पाथ ऑफ डिपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, जहाँ से लाइट बाईपोलर होते हुए, गैंग्लियन सेल होते हुए, ऑप्टिक नर्व होते हुए हमारे ऑसिपिटल लोब ऑफ ब्रेन तक जाएगी। हमारे ब्रेन तब उसको हमें मतलब बताएगा कि ओके हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट देखा है, ठीक है। ब्रेन और रेटिना मिलजुल के काम करती हैं और कनेक्टेड होती हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, ठीक। तो ये आप सीक्वेंस बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं। ये सीक्वेंस पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं लिख सकता। आप इसके पाथ ऑफ लाइट भी मैंने इसी में क्लियर कर दी और पाथ ऑफ डिपोलराइजेशन भी इसी में क्लियर कर दिया। लाइट एक सिरे से आएगी,
पहले वो सबसे पहले लाइट कॉर्निया को छुएगी, फिर कॉर्निया से पार करके एक्वस ह्यूमर को छुएगी, फिर प्यूपिल को छुएगी, फिर लेंस को छुएगी, फिर विट्रस ह्यूमर को छुएगी, फिर रेटिना को छुएगी, फिर फोटो रिसेप्टर सेल पे जब वो पहुंचेगी तो फोटो रिसेप्टर सेल्स में प्रेजेंट है हमारे रॉड एंड कॉन्स, ठीक। वहाँ पे लाइट जो है वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होने से अब पाथ ऑफ डिपोलराइजेशन क्रिएट खड़ा हो जाएगा। पाथ ऑफ डिपोलराइजेशन का रास्ता क्या होगा, वो बाईपोलर से वापस आएगा, फिर गैंग्लियन सेल में आएगा, फिर ऑप्टिक नर्व्स में आएगा, ऑप्टिक नर्व्स बाई क्रेनियल ऑप्टिक नर्व 2, फिर जो है आपका ऑसिपिटल लोब ऑफ ब्रेन में आके फाइनली हमें बताएगा कि भैया हमने आँखों की लाइट पड़ी है। जब हम लोग चीज़ें क्यों देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखें एक खास फ्रीक्वेंसी को ही देख पाते हैं। हम लोग एक्सरेज को तो नहीं देख पाते, हम लोग माइक्रोवेव्स को तो नहीं देख पाते, हम लोग ना जिस फ्रीक्वेंसी को देख पाते हैं विबग्योर को, तो हमारे दिमाग तक वो मैसेज पहुंचाएगा कि भाई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, वो रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों में गई, हमारी आंखों से वो ऐसे पार्ट टू पार्ट करके वो ऑसिपिटल लोब में गई, वहाँ हमारे ब्रेन को पता चला कि अच्छा हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पाथ आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दी नहीं करना चाहता हूँ पर क्या करें, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको स्किप भी नहीं कर सकते, आप वीडियो देखें और आपका कोई काम ना हो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉड्स एंड कॉन्स के कुछ बेसिक से डिफ्रेंसिएशन, और ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन दिमाग में बैठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे होता है ये मैंने इसमें बताया है। रॉड्स और कोन्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए रॉड्स ज़्यादा होते हैं नंबर में, क्यों, क्योंकि कोन्स ओनली प्रेजेंट इन फोविया सेंट्रालिस एज वेल एज रॉड्स प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मैक्यूलर, ये आपका येलो स्पॉट में, ठीक है, मैक्यूलर ल्यूटिया में। इनका रॉड्स का नंबर आप 100 से 120 मिलियन हो सकता है, कोन्स का कंपैरेटिवली बहुत कम है, 6 मिलियंस है, पर रॉड्स के कंपैरिजन में कोन्स जो है कंपैरेटिवली कम है, मतलब कहाँ 120 मिलियंस, कहाँ 6 मिलियंस, ठीक। रॉड्स आर एक्टिवेट इन डिम लाइट, मैंने पहले बताया था, अंधेरे में, अंधेरा मैंने कहा, डिम लाइट कहा, मैंने एकदम गुपचुप अंधेरा नहीं कहा, ये नहीं कि एकदम अंधेरा है और आप चले जाएं, आप कहें रॉड नहीं एक्टिवेट हो रहा, तो रॉड एक्टिवेट्स इन डिम लाइट, नॉट इन डार्क। अब ये नहीं कि जंगल में आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिम लाइट नहीं है, मून लाइट में आपका जो है रॉड एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्स ओनली एक्टिवेट इन ब्राइट लाइट। विजन जो रॉड्स का होता है वो स्कोटॉपिक होता है, और विजन जो आपके कोन्स का होता है वो फोटोटॉपिक होता है। सेंसिटिविटी हाई होगी, देखिए सेंसिटिविटी क्यों हाई होगी रॉड्स की, एक बात याद रखिए, क्योंकि जो है नंबर ऑफ जो है रॉड्स में ज़्यादा है, नंबर ऑफ रॉड्स ज़्यादा है, इससे सेंसिटिविटी हाई होगी। इसकी सेंसिटिविटी लो ही होगी क्योंकि भाई कॉन्स ओनली 6 मिलियन इन कंपैरिजन टू रॉड्स। रिजोल्यूशन जो होता है रॉड का वो लो होता है, रिजोल्यूशन जो होता है कोन्स का वो हाई होता है। हाई रिजोल्यूशन क्यों होता है, अब देखिए दिन में कोई आपका फ्रेंड दूर से आ रहा है ना, अगर वो 50 मीटर से भी आ रहा है तो आप उसको इस पे आराम से जो है पहचान लेंगे कि ये तो मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो रामू आ रहा है, ठीक है। पर रात में अगर कोई आदमी 20 मीटर पे क्या 5-6 मीटर पे खड़ा हो जाए तो आप उसको ठीक से नहीं उसको उसके फेस को देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि रिजोल्यूशन लो है, आपके रॉड्स का रिजोल्यूशन लो होता है। और दिन में अगर कोई दोस्त आपका 20 मीटर पे है, 100 मीटर पे है, 50 मीटर पे है, तो आप उसको ईजिली रिजोल्यूट कर लेंगे, मतलब ये एक तरीके के कैमरे की तरह काम कर रहा है। दिन में कैमरे में इमेज अच्छी आती है, रात में थोड़ी सी ब्लर हो जाती है ना, ये वही चीज़ है, ह्यूमन आइज लाइक अ कैमरा। एंड फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो है पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है रॉड्स में, तो रॉड्स पर्पलिश होता है, और रॉड में दो पिगमेंट्स होते हैं, पहला ऑप्सिन और दूसरा रेटिनॉल। रेटिनॉल इज़ द एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए, याद रखिए ये सवाल बन सकता है नीट में। और फॉर्मेशन ऑफ आइडोप्सिन की अगर बात करते हैं कॉन्स में, तो इसमें 3 ऑप्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक एरिथ्रोप्सिन, दूसरा सियानोप्सिन, तीसरा क्लोरोप्सिन। जब भी शब्द एरिथ्रोप्सिन आए तो समझ लीजिए रेड कलर, एरिथ्रोप्सिन मतलब रेड कलर, सियानोप्सिन मतलब सियान शब्द कभी भी आता है तो हमेशा याद रखिए ब्लू कलर, और जब भी क्लोरोप्सिन आ जाए, क्लोरो शब्द आ जाए तो हमेशा ग्रीन कलर, भाई क्लोरोफिल और ये सब वो सब तो ग्रीन कलर। और जब भी आप रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा बच्चों, वाइट कलर। तो ये एक्टिवेट इन सनलाइट होता है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन थे। और इसमें मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ें भी डाल दी थी कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ आइडोप्सिन होता है इसमें,
और रॉड्स में फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन होता है। अच्छा, अभी हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है तो इसको ध्यान समझ लीजिए। ये मैकेनिज्म ऑफ विजन को मैं समझाने जा रहा हूँ। बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन वो होता है जो हम लोग की आंखें ना एक समय में एक ही चीज़ को देख सकती हैं। एक समय में हम लोग या तो एक ही ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं, उसको ही देख सकते हैं, उसके अगल बगल देख सकते हैं पर पीछे नहीं देख सकते ना। मतलब जैसे दूसरे हमारे ऑर्गेनिज्म में जो पीछे भी देख सकते हैं, एक ऊपर देख सकता है एक नीचे। हमारा विजन बाइनोकुलर विजन है, ये बात हमेशा याद रखिए, मोनोलोकुलर नहीं है। अच्छा, जब रोडोप्सिन जो होता है वो डिम लाइट रोडोप्सिन पे पड़ती है, मैं रॉड्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसका आपको बिल्कुल अपने आप समझ में आ जाएगा। जब रोडोप्सिन पे डिम लाइट पड़ती है तब याद रखिएगा रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है। रोडोप्सिन कभी भी तब एक्टिवेट नहीं होगा जब इस पे आपने एकदम टॉर्च की लाइट मार दी, सनलाइट मार दी, आपने इसको जो है एकदम अंधेरे में फेंक दिया, कभी नहीं होगा। रोडोप्सिन हमेशा एक्टिवेट होगा जब आप डिम लाइट में होंगे, ठीक है। तो जैसे ही रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है ना, वैसे ही आपका जो ऑप्सिन होता है और जो रेटिनॉल होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस अलग अलग होने, ये आपका मान फर्ज कीजिए कि ये आपका ऑप्सिन है और ये आपका जो है रेटिनॉल है। अब जैसे ही इस पे डिम लाइट, ये पहले तो ऐसे बैठे हुए थे, अब डिम लाइट पड़ गई इस पे तो डीपोलराइजेशन शुरू हो गया। डीपोलराइजेशन शुरू होते ही ये दोनों अलग हो गए। इस अलग होने के प्रोसेस को ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब ब्लीच अलग क्यों हुए? क्योंकि सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो गई अलग। ये दोनों पहले जब तक डिम लाइट नहीं पड़ी थी तो ये दोनों ऑप्सिन और आपका जो है रेटिनॉल ऐसे चिपके हुए थे। जैसे ही इस पर डिम लाइट पड़ी ये दोनों अलग हो गए। इस प्रोसेस, अलग होने के प्रोसेस को टर्म कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग होते जैसे ही ब्लीच अलग हो गए वैसे ही ओपनिंग हो गई सोडियम चैनल्स की, इसको ही हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब इसमें एक डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन के बाद जो होता है आपका जो सिग्नल होगा वो बाईपोलर में जाएगा, फिर बाईपोलर से गैंग्लियन सेल में जाएगा, गैंग्लियन सेल से ऑप्टिक नर्व में जाएगा, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के ऑसिपिटल पार्ट में जाएगा, जो हमारे ब्रेन सब ह्यूमन जो स्कल है उसका सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, उसको ऑसिपिटल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ही हमारा मैकेनिज्म होता है विजन का। बहुत सिंपल सा है, मैंने एकदम कट टू कट फ्लो चार्ट में लिख के रखा है कि एकदम दिमाग में आपके सेट हो जाए, कन्फ्यूजन ना रह जाए। आप स्क्रीनशॉट इसकी अगेन ले सकते हैं, मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। और जो है पहले ये ऐसे थे, ठीक। इन जैसी रॉड्स एक्टिवेट ओनली इन डिम लाइट, मैंने इस पर डिम लाइट डाली, डिम लाइट डालते ही अलग हो गए, अलग होते ही सोडियम चैनल्स खुल गए, सोडियम चैनल खुलते ही डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन होते ही ये जो है सिग्नल बाईपोलर में जाएगा, बाईपोलर से गैंग्लियन में जाएगा, गैंग्लियन से ऑप्टिक नर्व में जाएगा और हमारे दिमाग के पीछे ऑसिपिटल बोन में चला जाएगा, ऑसिपिटल पार्ट में। ये रात का मैकेनिज्म है, ठीक है। दिन का मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि जब आपका ये 3 ऑप्सिन प्रोटीन और जो है आपका ये रेटिनॉल साथ होते हैं, जैसे ही उस पर डार्क मतलब फ्लैश पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, तब वहाँ प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। डे लाइट में रॉड्स जो है जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब इसका कोई पूछे हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, ये तो मैंने डीपोलराइजेशन बताया कि भाई लाइट ये पहले ऐसे थे। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो सिग्नल का मूवमेंट आगे बढ़ता है। ये बात ऑब्जर्व हमेशा दिमाग में रखिए, नोटेबल पॉइंट है। जब ये कोई भी चीज़ का डीपोलराइजेशन होता है ना, तो इसका मतलब किसी तरीके का आपने उसको स्टिमुलेशन दिया है। और जब हमें पता ही है कि रॉड्स जो है कभी भी जो है सनलाइट में एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो जब इस आप रात ये रॉड्स पे ना जैसे ही आप कोई ब्राइट लाइट मारेंगे ना, वैसे ही सिग्नल बंद हो जाएगा और वापस जो है आपका ये जो ऑप्सिन है और रेटिनॉल है ये वापस जुड़ जाएगा। इसी वापस जुड़ जाने को अपन हाइपर पोलराइजेशन कह देते हैं। सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, मतलब ये वापस रोडोप्सिन ऐसे हो जाएगा। रोडोप्सिन मतलब ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल, जब ये दोनों अलग हो गए तो एक ऑप्सिन बन जाता है, एक रेटिनॉल बन जाता है। पर जब अब हमें पता है कि ये तो सिर्फ डिम लाइट में ही रॉड्स काम करते हैं, जैसे ही ब्राइट लाइट पड़ेगी ये वापस ऐसे हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। तो यही इसका मैकेनिज्म था बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ह्यूमन आई टॉपिक को प्रैक्टिकल के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू समझा पाया हूँगा। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, माइक्रोस्कोपिक है। मैंने अपनी पूरी बेहतरीन कोशिश की कि मैं आपको एक बेसिक सा एक ब्लूप्रिंट दे पाऊँ जिससे आप समझ पाएँ चीज़ों को। तो पढ़ते रहिए 2026 के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपका नीट क्लियर हो। मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए। मेरी और भी अपकमिंग वीडियोस आपके बहुत हेल्प आएंगी। मेरा पढ़ने को लेके ये नज़रिया रहा है कि कभी भी सिर्फ रट के नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपको 2026 निकालना है तो आपको 2030 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
देखते हुए कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, नीट में कॉम्प्लेक्स हो गए हैं सवाल, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो आपको टॉप 1000 में रैंक बनानी है तो प्रैक्टिकल करके जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पढ़ते रहिए, थैंक यू।